जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल में। आज का जो टॉपिक है, हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लिया है जो एग्रीकल्चरल बिल है। तीन जो बिल जो टेबल किए गए थे पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। हम बात करेंगे क्या है ये तीनों बिल, क्यों इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ किसानों के द्वारा, क्या उसके रीजंस हैं, क्या है गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव और क्या ये बिल टारगेट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे आज के इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे जो पहला बिल है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये बिल या जो पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था, ये क्या टारगेट करता है? इस बिल के तहत जो किसान हैं उन सभी को इनेबल किया जाएगा कि वो एपीएमसी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज का गठन किया गया था। मैं आपको जरा बैकग्राउंड बता दूं, जो किसान है भारत के, वो काफ़ी बड़ा हिस्सा वो खेती में लगा हुआ है। भारत का जो वर्कफोर्स है और काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है। और 1960s के दौरान जो किसानों की फसल थी उनको बेचने के लिए एपीएमसी का गठन किया गया था, जिसको कि आम भाषा में मंडी समिति या कुछ राज्यों में मार्केट यार्ड भी बोला जाता है। होता क्या है कि जो भी किसान अपनी उपज या फसल जो पैदा करेंगे, वो ऐसी मार्केट या मंडी में जाके एमएसपी पे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पे बेच सकते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है, मंडी सिस्टम है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। उससे क्या फ़ायदा था? जब ये एपीएमसी एक्ट या जो मंडी सिस्टम लागू किया गया था, तो ये सोचा गया था कि जो गांव का किसान है, जब वो कोई फसल उगा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उससे सस्ते दामों में खरीद लेता था। मान लीजिए कि कोई किसान है, उसने उधार लिया है ट्रैक्टर के लिए या फिर खाद के लिए, बीज के लिए, तो वो जो सूदखोर हैं जो उसको उधार देते थे, वो उसकी उपज का सही दाम नहीं देते थे और उधार के नाम पे उसकी सारी फसल हड़प लेते थे। तो उसके बाद सरकार ने एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज या मार्केट यार्ड या मंडी का सिस्टम लाया, जहां पे जाके कि किसान जो है अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है और सही दाम प्राप्त कर सकता है। तो अब क्या इसमें दिक्कत आ चुकी है? क्यों सरकार को अब इसमें बदलाव करना पड़ रहा है? ये मैं आपको बता दूं कि जो एपीएमसी सिस्टम भी है, वो समय के साथ में वहां पे ग्रुपिंग, कार्टिलाइजेशन, इस तरीके की चीजें आ गई। और ये भी एक आंकड़ा है कि 10% से भी कम किसान जो है अपना प्रोड्यूस एपीएमसी या मार्केट मंडी सिस्टम में बेचते हैं। सो जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये पहले भी प्रपोज किया था और अब फाइनली वो बिल उन्होंने टेबल किया है, जिसके तहत जो किसान है ये मार्केट यार्ड या मंडी के बाहर भी जाके अपने सामान को बेच सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को जो है उसको बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो सरकार वहां पे लाई है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं, वो जो भी ट्रांजैक्शन एपीएमसी के बाहर होगा, उस पे कोई भी फीस या सेस जो है वो लागू नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो ये चाहती थी कि इस तरीके के सुधार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाए। और समय समय पे मॉडल एक्ट भी उन्होंने बना के दिया था एपीएमसी से रिलेटेड, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये सुधार लागू नहीं किए गए। सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चेंजेस लाए गए हैं। इसके तहत जो भी फार्मर हैं और ट्रेडर हैं, जो सामान खरीदना चाहते हैं और वो बेचना चाहते हैं, वो इसका ट्रांजैक्शन एपीएमसी एरिया में, मंडी एरिया के बाहर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसानों को प्रोटेक्शन भी मुहैया कराया गया है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, कोई मार्केट फीस भी नहीं लगेगी इस पे। और अगर ई ट्रांजैक्शन करना है किसानों को, वो भी इसमें कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बारे में हम अभी और आगे बात करेंगे। हम तब तक देखते हैं दूसरा बिल क्या है। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। ये क्या बिल है? ये एक ऐसा बिल है जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें कि एग्रीमेंट होगा फार्मर के बीच में और बायर के बीच में। कब? प्रोडक्शन से पहले, खेती शुरू होने के समय ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसके बीच में? जो किसान है उसके बीच में। और लेट्स से कि कोई बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से पेप्सी कंपनी है। क्यों? मान लीजिए जो लेस का पैकेट बनाते हैं वो आलू का इस्तेमाल करते हैं। और मान लीजिए कि किसी राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में आलू की उपज है, आलू जो उगाने वाले किसान हैं, उनसे लेस कंपनी डील कर लेती है कि आपके जितने भी आलू हैं वो सभी हम खरीदेंगे
और ये डील होने के बाद में जो पेप्सी कंपनी या लेस जो कंपनी है वो सहयोग करेगी किसान का किस चीज में, कि ज्यादा से ज्यादा उसकी आलू की उपज हो और उसके लिए अच्छे सीड, अच्छे जिसे बीज कहते हैं, खाद कहते हैं, अच्छे जो खेती के इक्विपमेंट्स हैं वो सभी मुहैया कराने में उसकी मदद करेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट आया है, ये जो बिल आया है उसमें ये एग्रीमेंट किया जाएगा खेती शुरू होने के समय पे, और इसके तहत जो किसान की इनकम है वो एश्योर की जाएगी, क्योंकि किसान को फिर उसके बाद में सिर्फ अपनी खेती पे फोकस करना है, क्योंकि जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट है, वो बाकी चीजों में उसकी मदद करेगी साथ साथ में। और क्या है इस एग्रीमेंट में, क्या रहेगा इसमें, यह रहेगा कि जो भी एग्रीमेंट इसमें किया जाएगा उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म भी तय किया गया है, और उसके अंदर प्राइसिंग भी तय रहेगा कि इतनी हमें उपज, आपको इतनी दाम आपके उपज की लगेगी। मतलब आलू की फसल अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो लेस कंपनी या पेप्सी कंपनी ये नहीं कह सकती है कि आप हमें सस्ते दामों पे बेच दो। जो बात हुई है, अगर 40 रुपए 30 रुपए केजी जो भी अगर आलू की कीमत तय हुई है तो उस कंपनी को उतने दामों पे खरीदना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये होगा कि डिलीवरी भी, अगर जो किसान की फसल है सही समय पे खरीदारी उसकी बाध्य होगी ये कंपनीज की, वो सही समय से उसकी जो उपज है उसको ले और सही समय पे उसको पैसा भी दे अकाउंट में। तो ये सभी चीजें इस बिल के अंदर, जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट बिल है उसके अंदर है। तो बेसिकली एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसमें कि जो कॉर्पोरेट्स या कंपनीज पहले ही एग्रीमेंट कर लेगी कितने दामों पे सामान को वो खरीदेंगे। इसके अलावा इसमें क्या क्या है, इसमें यह भी प्रपोज किया गया है कि जो भी नुकसान अगर होता है, फॉर एग्जांपल बारिश की वजह से या तूफान की वजह से, तो जो कंपनीज होंगी वो इंश्योरेंस जो किसान है उनको वो दिलवाने का काम करेगी और लोन भी दिलवाने का काम करेगी, और कुछ जो हिस्सा है इस नुकसान का उसकी भरपाई या उसका जो वहन वो ये जो कंपनीज है उनको भी करना पड़ेगा। सो एक तरीके से ये ठेके पे खेती जिसे बोलते हैं उस तरीके का ये प्रावधान है, और उसमें ये इसलिए किया गया है जिससे कि किसानों की इनकम एश्योर्ड हो और उनको पता हो कि ये उपज, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसका आलू बोने का मन नहीं है तो अगर उसको मालूम है कि अच्छी कीमत एक कंपनी हमसे लेने वाली है तो वो आलू को बोएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको सही कीमत मिलेगा। यह भी मैं बता दूं, इसमें यह भी शर्त है कि किसी भी दशा में जो खेत है या जो लैंड है वो कंपनीज उस पर उनका अधिकार नहीं जमा सकती है। ये भी आपको ध्यान रहे। नाउ हम बात करेंगे अब तीसरे बिल के। ये तीसरा जो बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ये क्या करता है, ये बिल के तहत एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कुछ जो फूड आइटम्स हैं उनके सप्लाई को लेके। कैसे रेगुलेट कर सकती है, उसमें कई चीजें बताई गई हैं। इसमें यह है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल वॉर का समय है, भूखमरी का समय है, अकाल पड़ जाता है, या फिर कोई महामारी आ जाता है, नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, फ्लड वगैरह, या प्राइसेस जो है अचानक से किसी भी फूड प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट ऐसे समय पे रेगुलेट करेगी जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फॉर एग्जाम्पल जो पल्सेस है या फिर आलू है, प्याज है, इन सभी के दामों को रेगुलेट करेगी, लेकिन अदरवाइज इसकी कीमत को रेगुलेट नहीं करेगी। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ये प्रोविजन है ना। हम थोड़ा डिटेल में इसको जानेंगे ये क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं। तो जो पहला मैंने आपको बताया तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो बिल था, इस बिल में मैंने आपको बता दिया कि जो किसान हैं राज्य में और राज्यों के बाहर, मतलब जो मंडीज हैं, मंडीज के बाहर भी सामान को अपने बेच सकते हैं। जो यूपी का किसान है वो पंजाब में, पंजाब का किसान तमिलनाडु तक में अपने सामान को बेच सकता है और उस पर कोई ज़्यादा टैक्स वगैरह लागू नहीं होगा। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी अलाउड है, और ई ट्रेडिंग के थ्रू भी किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं और मार्केट फी इसमें नहीं लगेगा। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको, ये जो बिल है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ दूसरा बिल एक बार और डिटेल में हम लोग देख ले, जो फार्म सर्विसेज और प्राइस एश्योरेंस बिल है, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी जिसे बोलते हैं वो बिल। इस बिल में मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया कि एग्रीमेंट करेंगे किसान के बीच में और कंपनीज या कॉर्पोरेट के बीच में, वो मिनिमम जो एक क्रॉप सीजन, एक फसल सीजन के लिए होगा और मैक्सिमम 5 साल के लिए होगा
ये। और इसमें क्या है, जो प्राइसिंग है मैं बता चुका हूं कि उसमें मेंशन होना चाहिए, और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक कमिटी गठित होगी, और उसके थ्रू अगर किसान और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको उचित माध्यम के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, एसेंशियल कमोडिटीज जो एक्ट है, उसमें मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उपज है, फॉर एग्जांपल सीरियल है, पल्सेस हैं, आलू है, प्याज है, ऑयल सीड्स हैं, ऑयल है, इन सभी को सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में कंट्रोल कर सकती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होंगे, लड़ाई कभी होगा या नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे उसको कर सकते हैं। इस और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत बेसिकली होता ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म जबरदस्ती किसी चीज को स्टॉक नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आलू के सीजन में आप स्टॉक कर लीजिए, और जब उसका सीजन ना हो फिर आप उसको महंगे दाम में बेचिए, ये अलाउड नहीं है, ये अब तक अलाउड नहीं था। आप आलू को जमा करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है कि अगर कंपनीज हैं और कॉर्पोरेट है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने लेस कंपनी का एग्जांपल दिया, तो लेस कंपनी को आलू की जरूरत है चिप्स बनाने के लिए, तो वो आलू को स्टॉक करके मैक्सिमम मात्रा में रख सकती है, और वो उन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप महंगे दामों पे आलू बेचने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए आप उस जमाखोरी कर रहे हैं। होता क्या है, गांव में या कई शहरों में आप देखते हैं कि कई लोग बहुत सारी चीजों को स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले अफवाह उड़ी थी कि नमक जो है वो खत्म हो चुका है, और हुआ क्या था कि जितने भी लोग थे उन्होंने नमक खरीद खरीद के अपने घरों में भर लिया था। तो ये जमाखोरी में आता है। और जमाखोरी का मतलब कि आप कोई भी सामान आपको लग रहा है कि उसकी कीमत बढ़ सकती है या वो शॉर्टेज है, तो आप उसको जमा कर लो और उसके बाद आप महंगे दामों में बेचो। तो इस अफवाह में भी यही हुआ था, लोगों ने नमक जो है काफी मात्रा में जमा कर लिया था और फिर महंगे दामों में बेच रहे थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह कहा है कि सिर्फ वॉर के समय पे, अकाल के समय पे और उस समय पे जबकि उस चीज की कीमत जो है वो 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तब ऐसे समय पे ये एक्ट लागू होगा। कौन कौन सी चीजों पे? सीरियल, पल्सेस, पोटैटोस, ऑनियंस, ऑयल सीड और ऑयल्स में। तो आई होप कि आप इसको कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब क्या होगा, जब ये लिमिट नहीं रहेगी, ये कानून लागू नहीं होगा, तो क्या करेगी लेस कंपनी? ज्यादा से ज्यादा आलू इकट्ठा करेगी ना। वो कौन सा आलू रहेगा? जो किसान के साथ जो समझौता किया है, या फिर जो पहला बिल के तहत जो पंजाब का किसान आलू लाके तमिलनाडु में बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लेस कंपनी ने महाराष्ट्र में अपना प्लांट लगा रखा है, तो अगर उसको महाराष्ट्र में आलू नहीं मिल रहा है तो वो पंजाब से, यूपी से आलू खरीद सकता है। यूपी का जो किसान है उसको वो आलू बेच सकता है और अच्छी कीमत ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है अच्छे कीमत पे अपने जो भी मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप इसी तरीके से बाकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मान लीजिए लेस अपना बेच रहा है अच्छी कीमत में, तो वो चाहेगा कि अगर अच्छा आलू और मिले उसे, तो वो और भी कीमत उसको दे सकता है किसान को। तो ये पूरा मैकेनिज्म रहेगा, मैंने आपको जो समझा दिया। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में जब ये प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगी 150% से भी ज़्यादा, तो ऐसे समय पे किसान इस एक्ट को इन्वोक कर सकती है और इसको रेगुलेट, सरकार इस कीमत को रेगुलेट कर सकती है। सो ये था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट और बाकी तीनों बिल, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ आपका इसमें क्वेश्चंस होगा कि अगर ये तीनों बिल इतने इंपॉर्टेंट है, इतनी सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो क्यों इसका विरोध है? तो मैं आपको बताता हूं कि इसके विरोध का कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पहला बिल जो है, पहला बिल क्या कहता है? पहला बिल ये कहता है कि जो मंडी सिस्टम है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, जो मंडी या मार्केट यार्ड के बाहर अपने सामान को आप बेच सकते हो, तो जो किसान हैं या फिर जो इसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मंडी है, मंडी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत किसान को अपनी उपज पे मिनिमम गारंटीड एक प्राइस मिलता है ना। ये प्राइस क्या होता है? ये प्राइस अलग अलग निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, और हर जो फसल सीजन है उसके पहले सरकार अनाउंस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल,
वो वीट के लिए, गेहूं के लिए, गेहूं की फसल जब बोई जानी है उससे पहले अनाउंस कर देगी कि इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने वाले हैं इस साल में। तो किसान को ये मालूम है कि इतना प्राइस हमें मिलेगा, तो उसी के हिसाब से वो खर्चा करता है। और या फिर वो देखता है कि क्या खेती में जो लागत उसकी लगने वाली है वो क्या उसको मिलेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर धान के लिए या गेहूं के लिए अगर 1,000 रुपये मिलना है उसको, तो वो कोशिश करेगा कि 900 रुपये में उसकी खेती, या 900 रुपये में या 850 रुपये में हो जाए, जिससे कि उसको 100 रुपये और 150 रुपये का मुनाफा हो। तो ये सिस्टम लागू किया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं कि स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन कमेटी का एक गठन किया गया था 2004 में, और 2006 तक उन्होंने 5 रिपोर्ट दिया था। वहां पे ये कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1.5 गुना होनी चाहिए लागत का। जो वो लागत कौन कौन सी लागत होगी, उस लागत में खेती की लागत होगी, जो लेबर कॉस्ट है, जो फैमिली मेंबर्स का उनकी लागत होगी, और जो लैंड रेंट है, उन सबको मिला के उसका 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस का होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर 1,000 रुपये आपका पूरा खर्चा आया इन सभी चीजों को मिला के, तो 1,500 रुपये किसान को उतनी फसल के लिए देना चाहिए ना। आप MSP आई होप कि आप समझ गए होंगे। 1960s और 1970s में ये सिस्टम को लागू किया गया, और डिसाइड होता है ये हर साल कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP के तहत ये लागू होता है, और हर जो फसली सीजन है उससे पहले सरकार अनाउंस करती है ना। अब हम फिर दोबारा जाते हैं, क्योंकि ये विरोध क्या है ये जानना बहुत जरूरी है आपको। तो इस विरोध को ही मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको मैंने बताया कि पहला जो है APMC का, कि किस तरीके से मार्केट यार्ड के बाहर अपने सामान को बेचेंगे। तो मार्केट यार्ड में क्या होता है, मंडी में ये होता है कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये अगर गेहूं के लिए मिलना है तो आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या इस व्यवस्था को पूरा हर किसान यूज कर रहे हैं? नहीं, पूरे किसान यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मंडी तक सामान लेके जाना होता है, उतना ट्रांसपोर्टेशन आपको लगता है। तो 10% से भी कम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मंडी सिस्टम या MSP सिस्टम को। ये सरकार का डेटा बताता है ना। तो विरोध क्या है? तो विरोध ये है कि जब इसके बाहर सामान को बेचा जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो। किसान ये कह रहा है कि अगर मैं मंडी में बेचूं या मंडी के बाहर बेचूं, या पंजाब का किसान तमिलनाडु में बेचे या तमिलनाडु का किसान बिहार में बेचे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे सामान नहीं बिकना चाहिए, एक मिनिमम एश्योर्ड गारंटी होनी चाहिए। तो ये पहले बिल के लिए मैंने आपको बता दिया जो विरोध हो रहा है APMC वाला। दूसरा है फार्मर कॉन्ट्रैक्टिंग वाला ना। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या विरोध है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लोगों की ये विरोध है, या लोगों को ये लग रहा है कि जो फार्मर का एग्रीमेंट होगा जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ में, जैसे लेस कंपनी के साथ में, तो मान लीजिए कि वो आलू की उपज नहीं कर पाया या वो नहीं हो पाया, तो कंपनी जो है वो जो किसान है उसकी जमीन हड़प लेगी या जमीन को मॉर्टगेज कर देगी, उससे वसूली करेगी। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि जो इस तरीके की चीजें प्रोटेक्शन दी हुई है कि आप किसी भी दशा में आप किसान की जमीन को आप नहीं हड़प सकते हो, नहीं कब्जा सकते हो। किसान जो जमीन का मालिक बना रहेगा और उसकी जो भी उपज है उसकी प्राइसिंग फिक्स रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो दूसरा बिल था उसके तहत। और उसी तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हैं, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी ये लोगों का ये कहना है कि जो ये अगर इन जो फार्म प्रोड्यूस है, जैसे कि आलू प्याज, जिसको जिस पे से रेगुलेशन खत्म कर दिया गया है, तो लोग जो इसके क्रिटिक्स हैं वो चाहते हैं कि उस पर रेगुलेशन बना रहे, वरना वो जमाखोरी को बढ़ावा देगा। सो मैंने आपको इश्यूज भी समझा दिए। अब क्या सच्चाई है इसमें, और जो विरोधी हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो किसान हैं, उनकी मैंने बात आपको बता दी कि पहली चीज वो चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहे। सबसे पहले तो चाहते हैं कि ये तीनों बिल ही वापस हो जाए, और उसके बाद चाहते हैं कि मंडी सिस्टम ऐसे जैसा है वैसे ही बने रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। राज्य सरकारें भी यही चाहती हैं। लेकिन बातचीत के बाद में वो एक डिमांड पे आए हैं कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कि किसान अगर आलू या वीट धान पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, तो उसका मिनिमम प्राइस उसको मिले। इसके लिए वो चाहते हैं कि एक एक्ट बना दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि वो डिसाइड होता है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। इससे रिलेटेड कोई एक्ट नहीं है कि इस चीजों के लिए आपको इतना पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हर फसल जो सीजन होता है, रबी का, खरीफ का, उससे पहले सरकार इस प्राइसेस को चेंज करती है और उसको अनाउंस करती है। इससे रिलेटेड चूंकि कोई एक्ट नहीं है,
तो किसान ये चाहते हैं कि इन तीनों एक्ट के साथ में, तीनों कानून के साथ में एक कानून और बन जाए जिसमें यह कह दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे सामान नहीं खरीद सकता है। तो ये पूरा किसानों की जो डिमांड है, जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं वो है। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि सिर्फ 10% से भी कम लोग, कम किसान अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, तीनों जो बिल हैं, तीनों एक्ट, वो तीनों समझा दिए। पहला बात ये कहता है कि मार्केट जिसको, अच्छा नाउ जो टॉपिक था आज का, वन नेशन वन मार्केट, तो इसका मतलब यही था कि आप एक जिले की मंडी से निकलकर पूरे इंडिया में कहीं भी अपने सामान को बेच सकते हैं। तो ये हो गया वन नेशन वन मार्केट, कि सामान को आप कहीं बेचो। पहली चीज आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज ये थी कि जो किसान है उसने जब खेती शुरू की तभी उसने डील कर लिया कंपनी के साथ में। ये जैसे एग्जांपल है, ऐसी डील वो किसी के साथ भी कर सकता है, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट के साथ कर सकता है, कॉर्पोरेट के साथ कर सकता है। लेकिन समझिए दूसरा बिल क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो किसान है वो उसने पहले ही डील कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लेस के साथ में आपने डील कर लिया कि मेरे 50 एकड़ की जमीन के सारे आलू आप 50 रुपए केजी के हिसाब से आप खरीदेंगे जब ये फसल निकलेगी। और वो क्या करेगी, लेस कंपनी आपको मदद करेगी, अच्छा जो है आपको खाद, पानी, बिजली ये सब मुहैया कराने में आपकी मदद करेगी, और इंश्योरेंस में भी आपकी मदद करेगी। तो आप दूसरा भी समझ गए। और तीसरा आप समझ गए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है कि जो पहले एक लिमिट होती थी, अब वो लिमिट आप कितना भी अमाउंट आप स्टोर करो, उसमें लिमिट तभी आएगी जब कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं अकाल पड़ गया है, या कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड वगैरह आ गया है, या प्राइसेस काफी ज्यादा 50% या 100% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसमें यह भी बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल लेस कंपनी आलू स्टोर कर रही है चिप्स बनाने के लिए, तो उनकी जितनी कैपेसिटी है उस प्रोसेसिंग प्लांट का, उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर वो स्टोर करेगी, फिर वो आ जाएगी जमाखोरी में। यह भी आपको ध्यान रहे कि अगर कॉर्पोरेट, अगर उसको मान लीजिए कि कुछ बनाना है, तो वो अपनी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग प्लांट की कैपेसिटी से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बदलाव है इस एक्ट में, आप ध्यान रखिएगा। तो और विरोध क्यों था? विरोध इसलिए था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके लिए एक नया बिल लाया जाए। तो फिलहाल ये तीनों चीजें मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा, यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट, आप कमेंट में मेंशन करिए। और जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।